गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांस्कृत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक पुनः स्वागत। अपन डिस्कस कर रहे हैं आज अपने 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का छठा पार्ट है, उस पर आधारित 4 वीडियो रिलीज हो चुके। आज अपन 5वां वीडियो लेक्चर देने जा रहे हैं। उसमें आज आप देखोगे लवणीय और क्षारीय मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, कारण क्या क्या है उनको तो आपने अलग अलग फैक्टरों के कारण की वजह से लवणीय मृदा बढ़ती, उनमें मुख्य कारक आपने कल डिस्कस किया था, जैसे शुष्क जलवायु की वजह से भी मृदा में लवणीयता की मात्रा बढ़ती, या लवणीय जल की सिंचाई बार बार अपन लंबे समय तक लवणीय जल का उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं तो भी लवणीयता की मात्रा बढ़ती, या लंबे समय तक जल का रिसाव होने से भी लवणीयता की मात्रा बढ़ती, या आप देखते हो लंबे समय तक सारी उर्वरकों का प्रयोग करने से भी मृदा में लवणीयता की मात्रा बढ़ती, या पैतृक इफेक्टेड भी होते हैं। कई प्रकार की मान लो सतानें होती, वो पहले से मतलब आपके क्षारीय और उन्हीं सतानों से मृदा का उत्पादन होने से उसका निर्माण हुआ है, उसकी वजह से भी मृदा में लवणीयता की मात्रा बढ़ती है। तो अपन जानते हैं डायरेक्ट बात करें तो मृदा में लवणीयता बढ़ने से मृदा पर कई प्रकार के विद्युत फैक्टर उत्पन्न होते हैं, उनको अपन डिस्कस भी करेंगे। उनसे पहले आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लवणीय या क्षारीय मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग डिस्कस किया, अलग अलग उनका मतानुसार और उनकी अलग अलग अवधारणा रही कि लवणीय मृदा का निर्माण के लिए कई प्रकार की स्टेप होते हैं। जैसे आपको कोई भी काम कर रहे हो उससे पहले आपके भी मतलब किसी का निर्माण करना है, जैसे मकान का निर्माण करना है, किसका इमारत का निर्माण करना, मान लो मकान बनाना आपको, तो मकान बनाने के लिए मकान के भी क्या होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं, चरण होते हैं, उसी चरण के आधार पर मकान आप तैयार होता है। ऑटोमेटिक पूरा मकान बनता है क्या? नहीं बनता है। तो ऐसे सेम सिस्टम देखते हो, मृदा के लवणीयता बढ़ रही है, बढ़ने के कुछ स्टेप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग है जाके लवणीय होती है। तो जैसे मकान बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, पाइप की खुदाई करते हो, फिर आप देखते हो पाइप को फिल करते हो, फिर बाद में ऊपर धीरे धीरे मार्बल या जो भी आप पत्थर लगा के आप क्या करते हो, दीवार तैयार करते हो। दीवार तैयार होने के बाद में उस पर क्या लगाते हो, आप सब लगाते हो। फिर बाद में अंदर फर्नीचर का कार्य करते हो, सफेदीकरण का काम करते हो, जितने भी प्रकार के मार्बल लगा के फिर बाद में आपके एकदम मकान ओके हो जाता है। तब जाके आप देखते हो इतने स्टेप के बाद में या इतने इंस्टॉलमेंट इतनी किस्तों में मकान पूरा हुआ। पहले किस्तों किसके लिए डाले आपने, पाइप भराई के लिए, फिर बाद में वन करते हो, फिर बाद में दीवार बनाना है, फिर आपको छत बनानी है, फिर फर्श बनाने में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसे करते अपन धीरे धीरे फर्नीचर का अलग अलग इंस्टॉलमेंट पर जाके पूरा मकान तैयार होता है। तो ऐसे अपन भी देखते हैं क्षारीय मृदा मान लो बनती है तो उसको बनाने के लिए भी कई प्रकार के स्टेप होते हैं, कई प्रकार की प्रावस्था होती है। उन प्रावस्था से गुजरने के बाद आपके जो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। अपन देखते हैं डायरेक्ट लवणीय मृदा नहीं बनती, पहले धीरे धीरे स्टेप होते हैं, उनको फॉलो करते हुए उन अवस्था से गुजरने के बाद में वो अवस्था आप प्राप्त करते हो जो आपकी टारगेट पे बना रखा है, जिसको आप प्रदर्शित करना है कि मतलब लवणीय मृदा किस प्रकार से बनानी है, उसको उन लवणीय मृदा बनानी है तो उसके लिए स्टेप दे रखे हैं। तो इसके लिए वैज्ञानिक पहले आ गए आपके कौन से, डी सिग्मॉन का मत क्या रहा, किस प्रकार से लवणीय मृदा का निर्माण हुआ। उन्होंने बताया कि लवणीय मृदा का निर्माण 4 प्रावस्था से होता है। कितने प्रावस्था से, किसके अनुसार, डी सिग्मॉन के मतानुसार लवणीय मृदा का निर्माण 4 प्रावस्था से होता है। कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डी सिग्मॉन की लवणीय मृदा निर्माण की प्रक्रिया को समझाओ, तो आपको ये स्टेप आपको याद रखना और इनके एक स्टेप को अपन समझाएंगे विस्तार रूप से। देखिए सबसे प्रथम स्टेप होता है नमक का एकत्रित होना। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, मृदा की ऊपरी सतह पर नमक एकत्रित होगा। दूसरी प्रावस्था में नमक सारी लवण होगा। तीसरी प्रावस्था में
प्राकृतिक या कृत्रिम निक्षालन द्वारा लवण का घुलना। चौथी प्रावस्था होती है लवणों का निम्नीकरण होना। और अंत में पांचवी अवस्था आप देखते हो जो बाद में रिसर्च में देखा गया कि मतलब एक पांचवी अवस्था भी होती है, वो रिग्रेडेशन होती है, जो पुनः वापस वो लवण बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। परंतु एक कैरी नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने बताया कि जरूर नहीं कि साथ साथ स्टेप इसी क्रम में हो, ये जरूर नहीं, कोई स्टेप ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु स्टेप कितने फॉलो करेंगे वो नेसेसरी, वो बताने का कार्य किसने बताया, कैली ने। तो देखते हैं आप डी सिग्मॉन्ड के मतानुसार लवणीय मृदा निर्माण होने की 4 प्रावस्थाएं। पहली प्रावस्था प्रथम प्रावस्था है नमक का एकत्रित होना। दूसरी प्रावस्था नमक से सारी लवणों का निर्माण होना। तीसरी प्रावस्था में प्राकृतिक या कृत्रिम निक्षालन द्वारा लवणों का घुलना। चौथी प्रावस्था हो जाएगी लवणों का निम्नीकरण होना। लवण जो बन गए उनको क्या करना, टूटना, अपघटित होना, निम्नीकरण होना। और अंत में होता है पांचवी प्रावस्था को रिग्रेडेशन होता है, पुनः लवण एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। परंतु कैली नाम के एक वैज्ञानिक वो थे जिन्होंने ये बताया कि जरूरी नहीं कि सारे सारे स्टेप क्रमबद्ध हो, वो क्रम उल्टे भी हो सकते हैं, परंतु स्टेप ये के इतने आने वाले। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लवणीकरण। लवणीकरण का मतलब मृदा की ऊपरी सतह पर लवण का एकत्रित होना, मतलब नमक का एकत्रित होना। इसका एकत्रित होना, नमक का एकत्रित होना। नमक किस प्रकार से एकत्रित होता है, क्या होता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए लवणीकरण का बेसिकली क्या होता है कि भूमि की ऊपरी सतह पर लवणों का एकत्रित होना। भूमि की ऊपरी सतह पर लवण कहाँ से आते हैं, तो अपन देखते हैं या तो वो चट्टान के अपघटन होने से भी आ सकते हैं, या कहीं पे मतलब आप जलाशय द्वारा या समुद्र द्वारा या सिंचाई करते हैं, उसकी वजह से भी भूमि की ऊपरी सतह पर लवण एकत्रित हो सकते हैं। तो लैंग्वेजिकल मैटर डायरेक्ट मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए आग्नेय चट्टानों के अवक्षेपण से मुक्त हुए लवण मिट्टी में पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्र की मिट्टी में शैल, बालू, पत्थर, गैलेस तथा वायु द्वारा लाए गए पदार्थों के द्वितीय विक्षेपण के कारण लवण पाए जाते हैं। इनमें शैल काफ़ी मात्रा में विलय लवण होते हैं। क्या बताया जा रहा है, आग्नेय चट्टान के अपघटन होने से उनसे मुक्त होने वाले कई लवण होते हैं जो वर्षा जल या अलग अलग क्रिया के द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मृदा के ऊपरी सतह पर आके एकत्रित हो जाते हैं और जिससे मृदा में लवणीयता की मात्रा बढ़ती है। डायरेक्ट लवणीकरण का मतलब क्या है आपको किसे, तो मृदा की ऊपरी सतह पर लवणों का एकत्रित होना क्या करेगा, लवणीकरण। दिमाग बात रहेगी। आगे अपन देखते हैं ज्वालामुखी की गैसीय उदागर के कारण भी मृदा के क्लोराइड सल्फाइड आयन आते हैं। इस प्रकार ये लवण मृदा में एकत्रित होने लगते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, लवणीकरण। कैल्शियम आयन है या मैग्नीशियम आयन है या रिनाइन के रूप में आपके क्लोराइड सल्फेट या आयन ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भी आपके ऊपर आ जाते हैं। कभी कभार ये लवण भूमि की ऊपरी परत पे आते हैं, मगर आने का प्रोसेस क्या है, या तो मतलब आग्नेय चट्टान के अपघटन होने से, या कभी कभार क्या होता है ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से वो भूमि की निचली सतह पर उपस्थित आयन वो भूमि की ऊपरी परत पर आ जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब आपके आयन आने की संभावना थी, क्लोराइड है, सल्फेट है, ये आयन आपके मृदा की ऊपरी सतह पर मिल जाते हैं, जिससे भी मृदा की लवणीयता बढ़ती है। और एक सेंटेंस में आपको बता रखा है लवणीकरण किसे कहते हैं, मृदा की ऊपरी सतह पर लवणों का एकत्रित होना या एकत्रित होते हैं उस प्रक्रिया को होते हैं उस प्रक्रिया को लवणीकरण कहते हैं। कहते हैं लवणीकरण किसे कहते हैं, तो मृदा की ऊपरी सतह पर लवणों का एकत्रित होना क्या कहलाएगा, लवणीकरण। या तो चट्टानों के अवक्षेपण से भी हो सकता है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भी लवण ऊपर परत पे आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपन देखते हैं सिंचित क्षेत्र में अत्यधिक परंतु अधिक समय के अंतराल में सिंचाई करने के कारण लवणीयता की मात्रा बढ़ती है। सिंचाई क्षेत्र में आप देखते हो लंबे समय तक खारे पानी से सिंचाई करने से भी भूमि की ऊपरी परत पर लवणता की मात्रा बढ़ती है। तो 3 कारणों से लवणीकरण का प्रोसेस होता है। तो आपने देखा किस किस वजह से मतलब लवणीकरण हो रहा है, या तो देखोगे आप लवणीकरण का प्रोसेस होने की प्रोसेस में इसमें आप देखोगे आग्नेय चट्टान
के ह्रास, आगम स्फटान के ह्रास से भी आपकी लवणीयता की मात्रा बढ़ सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट, विस्फोट, और तीसरा फैक्टर आपके इफेक्टेड कर रहा हो सिसई या सिसिल जल। इन तीनों को लंबे समय तक होने से मृदा में लवणीयता की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। तो आपने देखा लवणीकरण किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में बात रहेगी कि मृदा की ऊपरी सतह पर लवणों का एकत्रित होना ही उस प्रक्रिया को लवणीकरण कहते हैं। लवणीकरण होने के प्रोसेस में मुख्य भूमिका निभाते आग्नेय स्फटान के ह्रास होने से, ज्वालामुखी विस्फोट होने से और शिशिर जल से भी मृदा में लवणीयता की मात्रा बढ़ती है। देखिए मैटर को आगे बढ़ा रहे हैं। इसे शिशिर जल से लवणीयता किस प्रकार से बढ़ती है कि मान लो पानी तो वाष्प बन के उड़ जाता है, वाष्पीकरण पानी का हो जाता है और पानी में घुलनशील जो लवण होते हैं वो वैसे वैसे पड़े रहते हैं और बार बार आप सिंचाई करते रहोगे, भूमि की ऊपरी सतह पर लवणता की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लवणता की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। वाष्प भूमि की ऊपरी सतह से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, जबकि उसमें घुलनशील लवण भूमि की ऊपरी परत पर पड़े रहते हैं और ये मृदा कोशिका द्वारा नीचे की सतह की पपड़ी की परत पर जमने लगते हैं और लवणीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ में सोडियम लवण अधिक पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सल्फेट कम मिले होते हैं, इसलिए ये धीरे धीरे संचित होते हैं। मृदा के ऊपरी सतह पर कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि ये कम घुलनशील होते हैं, जबकि ये सोडियम अधिक होते हैं क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं और पानी वाष्प में उड़ जाता है, उसकी वजह से ये ऊपरी सतह पर अधिक पाए जाते हैं। अगला स्टेप आपके आ रहा है, दूसरी व्यवस्था आपके आ रही है, वो क्या है, सारीकरण होना, मतलब सारी लवणों का निर्माण होगा। पहले तो लवण बने, अब फिर बाद में लवण किस में कन्वर्ट होंगे, सारी लवणों में कन्वर्ट होने का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप लवणीकरण है, सेकंड स्टेप आप क्या देखने जा रहे हो, सारीकरण। क्या है सारीकरण, देखिए दूसरा स्टेप क्या होता है, सारीकरण, मृदा का सारीकरण होना। सारीकरण किस प्रकार से होता है कि आप देखते हो कि जब मृदा में कई प्रकार के धनायन विशिष्ट हो जाते हैं, एक प्रकार के धनायन मृदा मान लो पहले से उपस्थित है और उन धनायनों का सोडियम आयन द्वारा प्रतिस्थापन होने से सोडियम की मान लो मृदा में सांद्रता बढ़ जाती है, सोडियम की सांद्रता मृदा में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मृदा क्या है कि सारीकरण के गुणधर्म प्रदर्शित करती है। देखते हैं आप वाष्पीय विनय की क्रिया में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि धनायनों के साथ सोडियम भी मृदा में कोलाइडी कणों पर अधिशोषित हो जाता है, जैसे मृदा विलयन में सोडियम का सांद्रण बढ़ता है और तथा दूसरे धनायन प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसे सारीकरण कहते हैं। दिमाग बात रहेगी, सारीकरण किसे कहते हैं कि वाष्पीय विनयन की क्रिया में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि धनायनों के साथ सोडियम भी मृदा में कोलाइडी कणों पर अधिशोषित हो जाता है। सोडियम भी कोलाइडी कणों पर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है, क्योंकि मृदा पे कौन सा आवेश पाया जाता है, नेगेटिव आवेश पाया जाता है, तब ये पॉजिटिव आवेश पे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, अधिशोषित होते हैं। जैसे जैसे मृदा विलयन में सोडियम का सांद्रण बढ़ता है, इसकी सोडियम का सांद्रण बढ़ता है तथा दूसरे धनायनों को प्रतिस्थापन होते हैं, उसे सारीकरण कहते हैं। कुल मिलाके सारीकरण समानुपाती सोडियम की कंसंट्रेशन। दिमाग बात रहेगी, नॉर्मली मैं इसको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखना, सारीकरण होती है, सारीकरण की क्रिया होती है, वो समानुपाती किसके चलेंगी, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। सारीकरण की मात्रा बढ़ानी है, मृदा में सारीकरण की मात्रा बढ़ानी है, तो आप क्या देखोगे, मृदा में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो मृदा के सारीकरण
के गुणधर्म प्रदर्शित करेगी, दिमाग बात रहेगी। अपन जानते हैं एग्जाम्पल के रूप में मृदा में कैल्शियम आयन पहले से अवेलेबल है, क्या है कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयनों को सोडियम आयन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और मृदा में क्या जाते हैं सोडियम आयन आ जाते हैं, जिससे मृदा क्या रहेगी ये क्षारीय मृदा, मृदा क्या रहेगी क्षारीय। दोनों सोडियम आयन कैल्शियम आयन क्या करते हैं वहां से हटा देंगे और मृदा में क्षारीयता बढ़ जाएगी और कैल्शियम अन्य आयनों के साथ क्रिया करके घुलनशील अवयव के रूप में काम करेगा, वो मृदा में घुल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हो मृदा में क्षारीकरण का प्रोसेस बढ़ता है। तीसरा स्टेप आप क्या रहा है, तीसरी प्रावस्था है अधिक लवणों का न्यूनीकरण होना है, निक्षालन की प्रक्रिया। तीसरी क्या है निक्षालन की प्रक्रिया। निक्षालन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। निक्षालन द्वारा जल में विलय घनायन मृदा की निचली सतह पर जाते हैं, परंतु सोडियम आयन वहीं पे बने रहते हैं, जिससे मृदा की क्षारीयता बढ़ती है और इस प्रक्रिया क्या कहते हैं निक्षालन। निक्षालन मतलब जल में घुलनशील लवणों का मृदा की निचली परतों में जाना या निचली परतों में चले जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं निक्षालन, दिमाग बात रहेगी। परंतु जब आप देखते हो सोडियम आयन वैसे के वैसे बने रहते हैं, जिसकी वजह से मृदा में क्षारीयता बढ़ती है और मृदा अधिक क्षारीय होने के कारण उसमें पानी का अवशोषण होने की दर धीरे धीरे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो ये देखते थे आप किसका निक्षालन का प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस, तीन प्रोसेस आपने देखा, पहला था आपके लवणीकरण, दूसरा क्षारीकरण, तीसरा निक्षालन, चौथा आप देखने जा रहे हो वो है आपके निम्नीकरण। लवणों का निम्नीकरण किस प्रकार से होता है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में चौथे स्टेप में अपन एंटर कर रहे हैं। 4 प्रावस्था होती है और 5वीं प्रावस्था एक अन्य प्रावस्था होती है रिग्रेडेशन, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए चौथा स्टेप क्या बताया जा रहा है निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब जितने भी आपके क्षारीय मूलक है वो धीरे धीरे मृदा से उनकी सांद्रता क्या होना कम होना। किस प्रकार से कम होती, अधिक लवणों के न्यूनीकरण की क्रिया के कारण, न्यूनीकरण की क्रिया मतलब बार बार अधिक बाष्पीय मूलक होते हैं वो सोडियम आयन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और वो जल के साथ में मिले होकर अलग अलग प्रकार के कार्बोनेट या सल्फेट आयन के रूप में जल में घुलकर मृदा के निचले सतह निक्षालन विधि द्वारा क्या चले जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। परंतु सोडियम आयन होते हैं वो मृदा पे अधिशोषित होते हैं। अब सोडियम आयन की सांद्रता मृदा में क्या हो जाती है बढ़ जाती है, परंतु जब वही सोडियम आयन जल के साथ में क्रिया करना शुरू कर देते हैं, सोडियम युक्त मृदा जल के साथ में क्रिया करती है, तब आप देखते हो सोडियम जल में क्या होता है घुलनशील हो जाएगा। सोडियम जल के साथ में क्रिया करके क्या होता है घुलनशील हो जाएगा। तब आप देखोगे सोडियम जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाएगा NaOH बनाएगा और NaOH है बना हुआ है वो CO2 से क्रिया करके बनाएगा सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और मृदा में डायरेक्ट क्या बढ़ेंगे H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। मृदा में क्या बढ़ जाएगी H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी और सोडियम आयन धीरे धीरे वहां से क्या हो जाएगा घटना शुरू हो जाएगी, सांद्रता बढ़ जाती है, क्षारीय मूलकों का निम्नीकरण हो जाता है तथा मृदा pH घटती है, जिससे मृदा की क्षारीयता घट के क्या हो जाएगी अम्लता बढ़ जाएगी। तो आप देखते हैं क्रिया क्या होती है, मान लो मृदा में पहले लेंसिंग क्रिया द्वारा जितने प्रकार के कैल्शियम मैग्नीशियम वो आयन थे वो क्या हो गए नष्ट हो गए, ओनली फॉर मृदा पे अधिशोषित रहे सोडियम आयन। अब ये सोडियम आयन जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप देखते हो ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, 2 सोडियम आयन यहाँ से थे और 2 अणु यहाँ से निकले हुए उसके साथ में क्रिया करके सोडियम NaOH का निर्माण किया और H+ आयन मृदा के साथ में बढ़े जुड़ गए। तो मृदा में H+ आयन की सांद्रता क्या होगी बढ़ रही, अर्थात मृदा क्या हो जाएगी अम्लीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी अम्लीय, दिमाग बात रहेगी। अब पुनः जो NaOH बंधक है वो मृदा में उपस्थित जीवाश्म पदार्थों के अपघटन से CO2 जो रिलीज होती है उनसे वो क्रिया करता है NaOH क्रिया करके क्या बना देगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बना देगा सोडियम कार्बोनेट प्लस जल मुक्त हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट जल में घुलनशील होता है और धीरे धीरे मृदा की ऊपरी सतह पर लवणों की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इस प्रकार से अपन देखते हैं मृदा में निम्नीकरण का स्टेप द्वारा भाष्मीय मूलकों की मात्रा में क्या आती है कमी आती है। तो ये प्रोसेस आपने देखा। अब अगला स्टेप में आप देखने जा रहे हो वो क्या है, लास्ट 5वां स्टेप क्या है,
रिग्रेडेशन होना, मतलब वापस मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ना, वो क्या कहलाएगा? रिग्रेडेशन होना। मृदा में पहले मतलब सोडियम आयन उनकी मात्रा घटी और फिर बाद में उनका वापस बढ़ना क्या कहलाएगा? रिग्रेडेशन। वो क्या है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 5वां स्टेप अपने देख रहे, लास्ट स्टेप क्या है? मृदा का पुनर्गठन होना या लवणीय मृदा का पुनर्निर्माण होना या रिग्रेडेशन होना। वो क्या होता है? ऐसी मृदा जिसमें एक बार निम्नीकरण हो चुका है उसमें पुनः सारे लवण वितरित होने लगते हैं। जैसे सोडियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है जिससे मृदा की पीएच भी बढ़ती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? रिग्रेडेशन। मृदा का पुनः सारीकरण में कमी होना रिग्रेडेशन कहलाएगा। एक बार निम्नीकरण में तो सोडियम आयन हटे थे और इसमें वापस सोडियम आयन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। दिमाग बात रहेगी। रिग्रेडेशन की परिभाषा को सदा आपको याद रखें। तो ये अपने 5 स्टेप पढ़े। लवणीय मृदा निर्माण के क्या स्टेप है, किस प्रकार से फॉलो करते हैं, तो आपके 5 स्टेपों में लवणीय मृदा के प्रोसेस को अपन ने स्टडी की। दिमाग बात है किस प्रकार से होता है, इनको ध्यान में रखते हुए पढ़े। देखिए अगला स्टेप अपने आ रहा है, अगला बिंदु है लवण प्रभावित मृदा को कितनी कैटेगरी में बांट रहे हैं? लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवण क्षारीय मृदा। इसको अपन सामने भाषा में क्या बोलते हैं? अम्लीय मृदा के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से? अम्लीय मृदा। देखिए उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटने का कार्य किया वैज्ञानिक ने। 3 आधार पे इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो ईसी के आधार पर, एक ईएसपी के आधार पर और एक पीएस के आधार पर। देखिए ईसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, मतलब विद्युत चालकता। किसी विलेन या मृदा विलेन बना रखा उसकी विद्युत चालकता क्या होती है उसके आधार पर। और विद्युत चालकता की मात्रा क्या है? डेसीसीएम प्रति मीटर। कि किसी भी विलेन में जो आप विलेन बना रखा है उसकी सांद्रता में कितने धनायन मतलब विद्युत चालकता प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं उसको अपन डिनोट करते हैं। तो देखिए अम्लीय मृदा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी होती है वो 4 डेसीसीएम प्रति मीटर से अधिक होती है। ईपीएस का पूरा नाम क्या रहेगा? एक्सचेंज सोडियम परसेंटेज, मतलब विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता कितनी है? किसी विलेन की विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता कितनी है? उस मान लो 15 से कम है तो आपके अम्लीय मृदा, 15 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाएगी और 15 से अधिक होने पर लवणीय क्षारीय मृदा होने की संभावना रहती है। और पीएस 8.5 से कम, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंपाउंड उसमें आपके अम्लीयता के रूप में जा रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब आपके पीएस में कमी आ रही है, इसका मतलब मृदा क्या हो जाएगी? अम्लीय होने की संभावना रहती है। क्षारीय मृदा जिसमें देखते हैं पीएस 8.5 से 10। वैसे लवणीय मृदा भी एक प्रकार की क्षारीय मृदा कैटेगरी, मगर इससे कम पीएस होगा तो अम्लीय होता प्रदर्शित करेगी। बाकी तो वैसे क्या बोले अपने लवणीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षारीय मृदा है, अम्लीय वर्ड होता है क्योंकि आप पीएस से कंफ्यूज हो जाओगे। पीएस मतलब 8.5 से कम तो 7 पे आ गया तो सर क्या कहेंगे? पीएस तो मतलब 7 से कम होता है वो होता है आपके क्या? लवण अम्लीय। तो अपन देखते हैं इन 3 कैटेगरी के आधार पर अलग वैज्ञानिक ने मृदा लवणीय मृदा को डिवाइडेड कर रखा है। लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवण क्षारीय मृदा। तो इन तीनों का आपके दिमाग में साठ रहे मतलब किसकी क्या कितनी विशेषता होती है? 3 पॉइंटों पर आधारित है। ईसी, ईपीएस और पीएस। पीएस को आप जानते हो और इन दोनों वर्डों को अपन को समझना है। देखिए पहला रहा है विद्युत चालकता, ईसी। विद्युत चालकता क्या है? विद्युत चालकता से ज्ञात होता है कि किसी मिट्टी या पानी में धनायन निर्देशों से या घुलनशील लवणों की सांद्रता कितनी है उसे कंडक्टिविटी मरीज द्वारा नापी जाती है और उससे पता लगता है कि किसी भी विलेन में इतने धनायन उपस्थित जो विद्युत चालकता को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। उसके आधार पर कंपाउंड की ईसी निकाली जाती है, जो आपके प्रैक्टिकल के रूप में भी आपको मैं करवाऊंगा। आगे अपन देखते हैं इसका मात्रक होता है वो डेसीसीमेन प्रति मीटर के रूप में इसको निरूपित किया जाता है। डेसीसीमेन, सीमेन को अपन मो द्वारा भी दर्शाते हैं। किसके द्वारा? मो। तो ये आपके दिमाग बात रहे, इसी की बात को ध्यान में रखते
आप इसी को समझोगे और कल समझाएंगे आपको इसी और EPS, इनको विस्तार रूप से अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जो आपको मैटर पढ़ाया है उसको रिवाइज करें, दोहराएं। और आज आपने ओनली पर पढ़ा है मृदा डिग्रेडेशंस और मृदा का किस प्रकार से निर्माण का प्रोसेस होता है उसको समझा। और इसी पार्ट पर आधारित आपने पिछला मैटर भी रिवाइज किया भी होगा, नहीं किया तो करते रहे, बार बार वीडियो देखते रहे ताकि आपको समझ में आए कौन सा मैटर किसमें कोई कमी या किसी भी प्रकार का डाउट होगा आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट पूछ के उसका समस्या का समाधान निकालें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हुए घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहें। ऐसा नहीं हो कि अभी तक आपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हो। पहले गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे भेजें ताकि सभी बच्चों को फायदा हो डायरेक्ट इंडायरेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।